जोहार इन सुरेंद्र सोरेन और ट्राइब टीवी रिया नो खास कार्यक्रम द सोरेन सोरे आपे सनामिन अतांग दरा में पिया तिहिन नुआ सोरे इन सोगे मिनाया बलराम जी कोई दो सामाजिक संगठन सामाजिक कार्यकर्ता लिखाते समाज रिया आंदोलनकारी लिखाते आया पहचाने बनाओ कदा तिहिन इन सोगे दुरुम जपाम कना दिला उन सोगे बुन गालमरावा और नुआ सोरे नुकान हॉर्गी बुन नेवता उगे कुआ नेवता दुरुबो कना बुन न्यापामो कना बुन और बुन बड़ाए कना जे समाज रे चिक हुयुक कना राज्य रे चिक हुयुक कना दिसम रे चिक हुयुक कना और उनी हॉड आया चेलका कंट्रीब्यूशन योगदान समाज रे दिसम रे राज्य रे एमो कना तो दला बुन अतंग दराम दी कना बलराम जी और बुन बड़ाइया बलराम जी आपका स्वागत है ट्राइब टीवी के इस कार्यक्रम में द सोरेन शो में। बलराम जी शुरुआती कुछ व्यक्तिगत सवालों से कुछ व्यक्तिगत जानकारियों से ही करते हैं। मेरा ख्याल है कि आप 4 या 5 दशकों से सामाजिक कार्यों में सक्रिय हैं, कैसे इसकी शुरुआत हुई? सबको जोहार। और सबसे पहले तो क्षमा चाहूँगा कि मैं संथाली में बात नहीं कर सक रहा हूँ, लेकिन मैं शुरू से झारखंड को ही प्राथमिकता में रखा और मेरा जन्म भी झारखंड में हुआ, स्कूल झारखंड से, और पिछले 40-45 साल से मैं झारखंड में विभिन्न मुद्दों पे सामाजिक काम में से जुड़ा हुआ हूँ। जी, इंटरेस्ट कैसे आया? क्योंकि यह क्षेत्र यह चुनना या सिलेक्शन बड़ा मुश्किल होता है। हाँ, वो जब मैं स्कूल में था तभी 74 का छात्र आंदोलन शुरू हुआ और मेरी शुरुआत वहीं से हुई। मैं स्कूली छात्र के रूप में उस आंदोलन में शामिल हुआ और उसके बाद में जब इमरजेंसी ख़त्म हुई और नई सरकार बनी तो हम लोगों को लगा, और जयप्रकाश नारायण जो इस आंदोलन के नेतृत्व करता थे, उनका था कि अब गांव में जाके जो गांव वालों के साथ में जो वंचित है और जो शोषित है, जिनका अधिकार छीना गया है, उनके बीच जाके काम करना चाहिए और आप लोगों को वहाँ जाना चाहिए। तो हम लोग फिर गांव को चुने और गांव के मुद्दों को, तो गांव के सवाल से रूबरू होने का मौका मिला। और चूँकि झारखंड में हम हैं तो झारखंड में जो आदिवासी क्षेत्र है वहाँ पे जो शोषण हो रहा है, जो विकास के नाम पे जिस ढंग से उनको दमन किया जा रहा था, जिस तरह से उनको बेदखल किया जा रहा था, तो वो मुद्दा हम लोगों के प्राथमिकता में रहा और तब से लगातार मैं उनके बीच काम कर रहा हूँ। 74 के आंदोलन से जो शुरुआत की है उनमें से कई लोग राजनीति में चले गए और राजनीति में अच्छी पदों पर है। राजनीति कभी आपको आकर्षित नहीं किया? नहीं, उस समय 74 के आंदोलन में ही ये बहस थी हम लोगों के बीच, और जयप्रकाश नारायण एक ऐसा यूथ ऑर्गेनाइजेशन बनाना चाहते थे जो राजनीति से परे हो और जो समाज के मुद्दों पे सीधे काम कर सके। तो हम में से कुछ लोग ज़रूर राजनीति में गए और राजनीति में सरकार बनाने और सरकार चलाने तक के काम में लगे। कुछ लोग एनजीओ भी बनाए और वो भी अपना पहचान बनाए एनजीओ के क्षेत्र में। कुछ लोग पत्रकारिता और दूसरे क्षेत्र में भी गए, लेकिन हम में से कुछ ऐसे लोग रहे जो कैरियर के किसी भी इस तरह के दौड़ में नहीं शामिल होकर हम समाज के साथ में समाज के मुद्दों पे जुड़ के काम करते रहे। समाज को इतना करीब से देखा आपने, झारखंड को इतना करीब से देखा, झारखंड के चप्पे चप्पे से एक एक मुद्दों से वाकिफ़ हैं आप। आपको लगता है कि उन मुद्दों पर इतना काम हुआ और कितना काम करने की ज़रूरत अभी बाकी है? अब जब 40-45 साल के जीवन का सफ़र एक तरह से पूरा जीवन ख़त्म हो गया और जीवन के जो आखिरी पड़ाव पे पहुंचने के करीब हैं, तो लगता है कि सच में जितना काम होना चाहिए, जितना काम की ज़रूरत है और जितने लोगों के जितनी शक्ति की ज़रूरत है, उसमें बहुत कम हो पाया है। ये बात ठीक है कि एक बड़ा माइलस्टोन के रूप में हम देख रहे हैं कि झारखंड प्रदेश अलग हुआ, कुछ और भी माइलस्टोन के रूप में हम देख सकते हैं, लेकिन असल में समाज में जो परिवर्तन हम देखना चाहते हैं, समाज के लोगों में जो खुशहाली देखना चाहते हैं, जो समानता देखना चाहते हैं, जो शोषण मुक्त समाज की हमारी सपना है, हम समझते हैं कि अभी भी वो सपना दूर है और लंबी लड़ाई की ज़रूरत है। इसके लिए हम जैसे लोग और हमारे समाज के जो युवा, और ख़ास करके महत्वपूर्ण बात है कि जिनका मुद्दे पे हम बात कर रहे हैं
उनके अंदर से जितना लीडरशिप आए। आप किसी भी क्षेत्र में देखेंगे कि झारखंड में जो आदिवासी है उसका नेतृत्व जो दिखना चाहिए वो अभी उस तरीके से नहीं दिख रहा है। ब्यूरोक्रेसी में आदिवासियों की संख्या या आदिवासियों के मुद्दे पे कितनी समझ है, राजनीतिक दलों में कितनी समझ है, कितनी प्रतिबद्धता है, जो सामाजिक संगठन है, जो दूसरे जो संगठन है, उसमें जब तक वो नहीं दिखेगा, जब तक स्कूल के टीचर आदिवासी नहीं मिलेंगे, जब तक अस्पताल के डॉक्टर आदिवासी नहीं मिलेंगे, तब तक मुझे लगता है कि ये सपना दूर ही रहेगा। ये समानता की लड़ाई बड़े लंबे वक्त से चली आ रही है। मेरे ख्याल है कि आज़ादी के बाद से ही समानता की बात यानी थी, संविधान में भी की गई है। ये समानता एक कोरी कल्पना नहीं है, किताबी बातें नहीं लगती। नहीं, समानता का मतलब है कि जो मानव निर्मित जो गैर बराबरी है, जो शोषण के आधार पे, दमन के आधार पे, चीटिंग के आधार पे, ठगी के आधार पे जो गैर बराबरी व्याप्त है उसको ख़त्म करना। और वो इंसान ही जब ये गैर बराबरी बढ़ाया है तो इंसान ही ऐसा मैकेनिज़्म, ऐसे व्यवस्था बनाए जो गैर बराबरी को कम करे। इसीलिए हमारा संविधान, अभी हम 73वां संविधान दिवस मनाए और अब कुछ दिन में हम 75 साल हमारा संविधान का पूरा होने वाला है। हम ये कह सकते हैं कि हमारे संविधान निर्माताओं ने बहुत बारीकी से इन चीज़ों को समझा। और आप एक बात ध्यान दीजिए कि हमारे संविधान में या हमारे संविधान निर्माताओं के जो विजनरी थे, कहीं भी वो विकास नहीं बोलते थे। जो आज पूरे सरकार विकास की दौड़ दिखा रही है, वो विकास नहीं बोलते थे। वो समानता की बात बोलते थे, वो न्याय की बात बोलते थे, वो संपन्नता की बात बोलते थे, वो खुशहाली की बात करते थे, संप्रभुता की बात करते थे। वो विकास की बात नहीं करते थे। इसका मतलब ये नहीं है कि विकास हमको नहीं चाहिए। इसका मतलब ये है कि हमको ऐसे विकास चाहिए जिसमें निहितार्थ हो समानता, न्याय, संप्रभुता और प्रेम और भाईचारा। किसी को दबा के, किसी को कुचल के, किसी को आगे बढ़ना, ये विकास का पैमाना नहीं है। और झारखंड इस छलावे में आया, पूरा देश इस छलावे में आया, जो द्वितीय विश्व युद्ध के गर्भ से पैदा हुआ शब्द है और जिसका हम ये कहें कि अमेरिकन हेजोमनी, कि अमेरिका से दुनिया को 3 हिस्से में बांट के फर्स्ट वर्ल्ड, सेकेंड वर्ल्ड और थर्ड वर्ल्ड करना, दुनिया एक ही है और एक ही रहेगा। उसी तरीके से विकास का जो मापदंड गढ़ा गया, हम समझते हैं कि ये गैर बराबरी को बढ़ाने वाला हुआ और हाल के दिनों में ये गैर बराबरी को हम स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। विकास के पैमाने पर कुछ मापदंड भी आए, कुछ आंकड़े भी आए, कुछ इंडेक्स भी आए। झारखंड विकास के यानी गरीबी के पैमाने पर अंतिम एक पायदान ऊपर है। सबसे अंतिम में बिहार है, उसके बाद झारखंड की बारी आती है अंतिम से। लगता है कि यह इंडेक्स किस तरीके से हम इसे जजमेंट कर सकते हैं? क्या ये इंडेक्स बिल्कुल सही है या फिर ये इंडेक्स जो नीति आयोग की जो रिपोर्ट है उस रिपोर्ट के मुताबिक क्या ये राजनीति से प्रेरित है? देखिए, ये इंडेक्स सही भी है और सही के करीब भी। अगर हम इसको बहुत एक्यूरेट नहीं माने तो हम ये देख रहे हैं कि ये इंडेक्स ये बताता है कि हम अपने संविधान से कितने दूर जा रहे हैं, जिसमें एक आदमी भूखे रह रहा है तो हमारा हंगर इंडेक्स बताता है कि देश भूखमरी में 115 देशों में 101 नंबर पे है। ये बताता है कि संविधान से हम कितने दूर जा रहे हैं। जो न्यूट्रिशन इंडेक्स है वो बता रहा है। जो गरीबी का जो इंडेक्स नीति आयोग ने लाया है ये बता रहा है कि हम अपने संविधान से कैसे दूर जा रहे हैं, कि इस राज्य में कैसे और देश में कैसे गरीबी बढ़ी है। और एक तरफ ऐसे परिवार भी हैं जिसका आय सिर्फ लॉकडाउन पीरियड को अगर हम देखेंगे तो 300 गुना से ज़्यादा आय हुआ है। तो ये विकास का जो मॉडल है, ये विकास का मॉडल का ये देन है कि जिसके पास में है उसका संपत्ति, कुछ परिवारों का संपत्ति बढ़ते जाएगा। 70% रिसोर्सेस जो है
वो 30% परिवारों में सिमटेगा और 70% परिवार है वो भूखमरी के कगार पे जीने को मजबूर होंगे। बिल्कुल, आंकड़े भी यही कहते हैं। एक छोटा सा वक्त हुआ है ब्रेक का, ब्रेक ले लेते हैं, फिर इसके बाद गरीबी और भूखमरी पर हम बात करेंगे, क्योंकि ये हर आम आदमी से और ख़ासकर उन समुदायों से जो जिन्हें हम दलित पिछड़ा कहते हैं। नसना ब्रेक हटाओ लगी, ब्रेक टाइम गलमरा हुआ कि आबू दिसम रहे और ख़ासकर राज्य झारखंड रे भूखमरी यानी रेंगते गुजुकान हो गया आयमा लकान खबर हिजुकना और उना को लगी को कमी करना बलराम जी तको तो नुआ हो बड़ा जरूर गया जे उना को ची को कमी हुयुकना। नसना हुडी में ब्रेक। ब्रेक टाइम में अतंग दरा में पिया अपे पेंजल कना दा सोरेन सो और दा सोरेन सोरे तिहिन मिना बलराम जी इन सोगे कोई दो कमी कान राइट टू फूड, भोजन के अधिकार लगी हमको कमी करना। भोजन के अधिकार सुनने में बड़ा अच्छा शब्द लगता है, शिक्षा का अधिकार, समानता का अधिकार, वैसा ही एक शिक्षा का अधिकार और भोजन का अधिकार भी आ गया। क्या लगता है कि हम इस मुकाम पर आकर खड़े हो गए, इस परिस्थिति में आकर हम खड़े हो गए, हमारी समाज, हमारे लोग, कि हमको भोजन के अधिकार जैसे कानून भी लाने पड़े? देखिए, हम लोग मानते हैं कि हम सभ्य समाज हैं और हम बहुत आगे बढ़े हैं, हम चांद तक पहुंच गए हैं, मंगल ग्रह में जा रहे हैं। लेकिन आज भी ये एक सवाल तो उठता है कि हम सच में सभ्य समाज कहलाने लायक हैं कि नहीं, हम उस दावा कर सकते हैं कि नहीं हम एक सिविल सोसाइटी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, हम एक ऐसे देश को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ऐसे देश के नागरिक हैं जहाँ पे लोकतंत्र है और जिसके संविधान में समानता और न्याय की बात करती है। आज भी हमको राइट टू फूड की बात करनी पड़ रही है, खाद्य सुरक्षा की बात करनी पड़ रही है और जो विभिन्न योजनाओं हैं उसकी स्थिति को हम देख रहे हैं। और आज भी हम ये कह सकते हैं कि हमारा राज्य भूखमरी में जी रहा है और कई सारे आंकड़े ऐसे हैं जो दुनिया के भूखमरी के जो बड़े जो देश है जिसमें भूखमरी के नाम से जाना जाता है, हम उस आंकड़े के करीब हैं। तो ये सच में झारखंड के लिए और मानव समाज के लिए एक शर्म की बात है, एक धब्बा है कि आज हम खाद्य सुरक्षा की बात कर रहे हैं और अभी भी लोग पर्याप्त भोजन के अभाव में भूखमरी के शिकार हो रहे हैं और भूख से मौत होने की भी लगातार खबरें आती रही है। तो इसे आप लोग कैसे, इसे आप समाज में कैसे लेकर जाते हैं? इसे आप समाज में क्या, किस तरह हम देखते हैं? देखिए, अगर झारखंड के परिप्रेक्ष्य में हम बात करें तो झारखंड में जो समाज रहा है वो संपन्न और आत्मनिर्भर समाज रहा है। सरकार और हमारे जो इंटेलेक्चुअल तबका है वो लगातार ये बात करते रही है और दुनिया के स्तर पे भी कि हम आदिवासियों को मुख्य धारा में ला रहे हैं। ये ऐसी मुख्य धारा है जिसमें आदिवासी जो अपने आप में एक स्वतंत्र इकाई थी, वो अपने धारा को छोड़ के और वो निर्भरता की तरफ जाना और आप उसको हाशिए पे ढकेलते रहे हैं मुख्य धारा पे लाने के नाम पे, जहाँ पे आपकी धारा पे कोई जगह नहीं है। और इसी वजह से भूखमरी और बढ़ी है, कुपोषण और बढ़ा है कि आप पूरे प्राकृतिक संसाधन से जो आदिवासी समाज है उसको बेदखल किए, जंगल से बेदखल किए, ज़मीन से बेदखल किए, उसको उसके जो खेत से बेदखल किए, उसके पशुपालन से बेदखल किए और उसको भूखमरी के कगार पे ला के छोड़ दिए। और अब जब आप उसके लिए कुछ छोटे छोटे योजनाएं चलाना शुरू किए, जो राशन की योजना या आंगनबाड़ी या स्कूल में भोजन, इसकी स्थिति भी एक तो जो ज़रूरत है उतना उस योजनाओं में या इस कानून में उस ज़रूरत का 1/3 भी पूरा नहीं हो पाता है। लेकिन वो 1/3 भी पूरा अगर तभी होता जब वो योजना ईमानदारी से लोगों तक पहुंच पाता। तो हम ये कह सकते हैं कि समाज से, आदिवासी समाज से और ग्रामीण समाज से सब कुछ छीन के और फिर उसमें से कुछ बूंद उनको वहाँ तक पहुँचाना, और इसको हम कहते हैं कि मुख्य धारा में लाना और खाद्य सुरक्षा की उससे ज़्यादा हिस्सा खुद रख लेना, सिस्टम खुद उसमें से ज़्यादा हिस्सा खुद रख लेते, सब कुछ ले लेना। पहले तो हिस्सा नहीं,
पहले सब कुछ उससे ले लेना और उसमें से कुछ देना भीख के रूप में। तो ये मैं समझता हूँ कि ये स्थिति भुखमरी को, कुपोषण को, अशिक्षा को और असंतोष को बढ़ाएगा। तो हम ऐसे राज्यों में देखते हैं या दुनिया के मापदंड में भी, मानचित्र में भी आप देखें कि 3 चीज़ बहुत कॉमन दिखेगा आपको। एक भुखमरी और अभाव, दूसरा जहाँ पे भुखमरी अभाव है वहाँ पे करप्शन, और तीसरा वहाँ पे असंतोष, और उसका जो परिणति के रूप में आएगा वो जैसे झारखंड में लॉ एंड ऑर्डर का या लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म का, जो हिंसा का। तो आप अफ्रीकन कंट्री में भी आप देखेंगे कि ये 3 चीज़, लोग भुखमरी है, हड्डी निकला हुआ है, पेट निकला हुआ, ऐसे बच्चे दिखेंगे उनकी तस्वीर में। जो नौजवान है उसके हाथों में हथियार दिखेंगे, और जो अधिकारी और हैं और जो पॉलिटिशियन है उसका नाम करप्शन से में लिप्त होगा। तो ये 3 बहुत कॉमन फेनोमेना है जो झारखंड में भी दिखेगा, और दुनिया के जहाँ जहाँ पे इस तरह की गैरबराबरी बढ़ेगी, जहाँ जहाँ पे प्राकृतिक संसाधनों का लूट होगा और लोगों को अपने हाल पे छोड़ेगा, वहाँ ये 3 कॉमन तस्वीरें आपको देखने को मिलेगी। पिछले दिनों अखबारों में खबरों के ज़रिए ही जब पता चला तो 2 चीज़ें मुझे बड़ा कंट्राडिक्टरी लगे, दोनों विरोधाभास रहा था। एक तरफ लग रहा था कि एक तरह का एक खबर में ये बताया जा रहा था कि कुपोषण वो कम हुआ है झारखंड में, दूसरी तरफ बताया जा रहा था कि गरीबी बढ़ी है। दोनों बड़ा एक दूसरे में विरोधाभास पैदा कर रही थी। क्या आप चूँकि ग्राउंड लेवल पर काम करते हैं तो आपको परिस्थितियाँ क्या नज़र आती हैं? देखिए, ये दोनों में विरोधाभास तो स्वाभाविक होगा कि जब हमारा गरीबी बढ़ेगा, जब अभाव बढ़ेगा, जब भोजन का इंटेक कम होगा, जब स्वास्थ्य की सुविधा सीमित होगी, तो उसका परिणाम तो कुपोषण के रूप में दिखेगा। तो मुझे ये लगता है कि ये जो कुपोषण का आंकड़ा जो NFHS 5 का है वो थोड़ा पहले का है, जिस समय में थोड़ी सुधार दिखी है। और वो सुधार का एक कारण और भी है कि जो आंकड़ा हम इकट्ठा करते हैं वो कौन सा आंकड़ा को हम लेते हैं। हम ये जानते हैं कि राज्यों में जो आंगनवाड़ी में अभी तो 2 साल से बंद ही रहा, तो जो ग्रोथ मॉनिटरिंग होना चाहिए, जो कुपोषण का मेजरमेंट होना चाहिए और जो आंकड़ा कंपाइल होना चाहिए वो हो नहीं रहा है। तो अनुमानित आंकड़ा के हिसाब से या जो फॉल्स आंकड़ा जिसको हम बोलेंगे उसके हिसाब से, जैसे स्कूलों में बिना परीक्षा के मार्क्स दे दिए, निष्कर्ष पे आप नहीं पहुंच सकते हैं। लेकिन गरीबी तो विजिबल है, और हाल के दिनों में इन 2 सालों में तो ये और विजिबल है। कितने लोगों का रोज़गार गया है, और ये न सिर्फ लॉकडाउन के कारण, लॉकडाउन के पहले से आप देखेंगे, आपको याद होगा कि भाजपा के ही नेता के पुत्र आत्महत्या किए कि उसका IT सेक्टर में नौकरी था और नौकरी जाने वाला था। तो एक युवाओं के गर्दन पे एक तलवार लटका हुआ कि आज हम नौकरी में हैं, आज हमको पैसा मिल रहा है और कल हमारा नौकरी रहेगा, इसकी हम सो के उठेंगे और मेरी नौकरी रहेगी कि नहीं इसकी गारंटी नहीं है। ग्रामीण क्षेत्र में जो रोज़गार का अवसर था वो उसका सीमित हुआ। शहरी क्षेत्र में शहरी आबादी बढ़ते जा रही है और शहरी क्षेत्र में रोज़गार के अवसर सिंक होते जा रहे हैं। आप हज़ारों नौजवानों को देखेंगे कि पीठ में बस्ता लेके खाना घर पहुंचा रहा है। तो ये रोज़गार को, अगर इसको रोज़गार मानते हैं जिसको हम जोमेटो और स्विगी के ज़रिए, हाँ, तो रोज़गार का अवसर कम होना, महंगाई बढ़ना और लोगों को पर्याप्त सुविधा नहीं मिलना, जो उसका सीधा सीधा प्रभाव पड़ेगा कि हमारा एजुकेशन ख़त्म होगा, हमारा बीमारी बढ़ेगा, हमारा कुपोषण बढ़ेगा, हमारी भूखमरी बढ़ेगी। और अवसाद आप देखेंगे कि इस कारण से जो मानसिक अवसाद की स्थिति में जो युवाएं पहुंचे हैं, ये पिछले तमाम आंकड़ों को पार करने वाला होगा। इसका कोई अभी तक सरकार कोई रिपोर्ट रिलीज़ नहीं की है, लेकिन जहाँ तक हम लोग मिलते हैं, लोगों से बात करते हैं, जो मेडिकल डॉक्टर से समझ में आती है, ये मानसिक अवसाद बढ़ा है। मेरे पास कोई सरकारी आंकड़े नहीं है, लेकिन रिनपास और CIP में जाके रिपोर्टिंग के दरमियान ये पता चला कि डिप्रेशन के केसेस काफ़ी बढ़े हैं, अवसाद के केसेस काफ़ी बढ़े हैं, और आने वाले दिन में आप बता रहे हैं कि नया रिकॉर्ड बना सकता है। रोज़गार को लेकर के आप लोग चूँकि इस पर काम भी करते हैं, रोज़गार के अवसर कम हुए हैं और रोज़गार के नए विकल्प तलाशे जा रहे हैं, और जो विकल्प आ रहे हैं
उसे हम रोज़गार थोड़ी देर के लिए मान भी ले, पर अब जो नए रोज़गार को स्वरोज़गार का नाम दे करके जो भरमाया जा रहा है, ये आने वाले दिनों में किस तरह की सामाजिक परिस्थितियाँ खड़ी करेगा? देखिए, अभी ज़्यादातर जो रोज़गार की, जो आप कह रहे हैं, सही कह रहे हैं कि ज़्यादातर जो रोज़गार की बात हो रही है वो बड़े लोगों का, बड़े कंपनियों का सुविधा और उसको सस्ते मज़दूर मिलने का हम कुछ टूल्स तैयार कर रहे हैं रोज़गार के नाम पे। ये युवाओं को हम उसके टूल्स के रूप में इस्तेमाल करने का काम कर रहे हैं। तो ये स्वरोज़गार तो कहीं से भी नहीं होगा। हम उसका एक पुर्जा बना रहे हैं। हम युवाओं को मशीन का एक पुर्जा के रूप में देख रहे हैं, और ये रोज़गार कभी भी संतुष्टि देने वाली नहीं होगी, और कभी भी उसका डिग्निटी के साथ में, उसके सम्मान के साथ में काम और आजीविका चलाए, वो स्थिति में ये नहीं पहुंचाने वाली है। तो झारखंड सरकार ने पिछले दिनों एक अच्छी पहल की थी कि शहरी मुख्यमंत्री शहरी रोज़गार योजना के रूप में, और दूसरा जो पहल पिछले लॉकडाउन के समय में किया गया था कि हम झारखंड के युवाओं का स्किल मैपिंग करेंगे, खास करके जो रिवर्स माइग्रेशन, जो पलायन करके गए थे वापस आए, तो उसका हम स्किल मैपिंग करेंगे। लेकिन अफसोस कि पिछले बजट में इसके लिए 1 रुपया भी अलग से रखा नहीं गया। तो हम जो स्किल मैपिंग किए उसको हम कैसे एंगेज करेंगे, किस काम में एंगेज करेंगे, इसकी कोई प्लानिंग नहीं हुई। और शहरी रोज़गार गारंटी की जो योजना आई उस पर कोई बजट नहीं था, इसलिए उस पर भी कोई काम आगे नहीं बढ़ा। लेकिन मुझे लगता है कि ये झारखंड के लिए एक माइलस्टोन साबित हो सकता है अगर इस दिशा में सरकार इस साल भी अगर काम करे और इस साल अगर बजटरी प्रोविज़न में इसको ध्यान में रखे, तो मुझे लगता है कि एक माइलस्टोन हो सकता है। मनरेगा की स्थिति जो मनरेगा पे आएंगे, चूँकि आप स्टेट काउंसिल के मेंबर भी हैं मनरेगा काउंसिल के, लेकिन एक छोटा सा वक्त हुआ है ब्रेक का। तो नारसन अब जिरोलन की इन्हें कहते हैं मनरेगा दो उड़ा उड़ा आतु आतु बुन आजोम तिया का गया इनका नोंडा अच्छी हाल बिना उना बुन आजोमा बल्लांजिया मुचाखोन। ब्रेक टाइम में तंग में पिया पिनल कर द सोरेंसो और द सोरेंसो रे तिहिन मिनाया स्टेट काउंसिल मनरेगा स्टेट काउंसिल रे मेंबर हो मिनाया बलराम जी उन्हीं संगे गालमराव हुई कान था और लहासे निदो मनरेगा रे गालमराव लग। मनरेगा की क्या स्थिति है? मनरेगा की स्थिति फिर से वापस ख़राब स्थिति में चली गई है। हम ये देख रहे हैं कि ठेकेदार बिचौलिया वो मजबूत हुआ है। झारखंड में जितने सोशल ऑडिट हुए और जितना रिकवरी का आदेश हुआ और जो रिकवरी हुआ उससे भी पता चलता है, और अब उसके अंदर में ये डर ख़त्म होना एक बड़ी चिंता की विषय है। लोगों को रोज़गार जितना मिलना चाहिए था वो सिंक किया है, वो कम हुआ है। और मुझे लगता था कि मनरेगा ठीक से अगर इम्प्लीमेंट हो तो झारखंड के लिए एक लाइफलाइन हो, एक नया दिशा देने का काम करेगा। लेकिन अफसोस है कि मनरेगा की स्थिति अभी फिर से वैसे ही हो रही है। 100 दिन का रोज़गार और आप देखेंगे कि 100 दिन का जो रोज़गार की गारंटी है वो 50 दिन भी पूरा हो अगर एवरेज मैंडेज, तो ये बहुत बड़ी बात होगी। दूसरा ये कि समय पे मजदूरी का भुगतान, और एक जो राज्य का अपना मिनिमम वेज तय है उससे कम मनरेगा का मजदूरी। हालांकि पिछले बार राज्य सरकार ने अपने हिस्से से पैसा लगा के मजदूरी को कुछ बढ़ाया, लेकिन अभी भी लोगों का रुचि कि मिनिमम वेज तो समय पे मजदूरी मिलना, समय पे काम मिलना और सम्मानजनक मजदूरी मिलना, ये 3 चीज़ घोर मुश्किल हो गया, उसकी घोर अभाव है। और साथ में बिचौलिया और ठेकेदार और जो शिकायत और निवारण की जो प्रक्रिया है वो काम नहीं करना, तो लोगों में निराशा कि मेरे साथ में न्याय होगा कि नहीं, ये उम्मीद लोग अपना छोड़ते जा रहे हैं। तो मनरेगा के प्रति लोगों का रुचि भी कम होना स्वाभाविक है। उसके लिए जो कमीशन गठित किए गए हैं उनके फंक्शंस को लेकर के क्या कहेंगे? क्या वो फंक्शनिंग है? कौन सी कमीशन? मनरेगा आयुक्त और इन सब पदों पर जो लोग हैं। हाँ, देखिए, अब आप देखिए कि ग्रामीण विकास मंत्रालय के जो
मंत्री है, वो जब से मंत्री है कितने जगह पे वो मनरेगा के साइट पे गए हैं, कितने बार वो मनरेगा के मुद्दे पे मीटिंग किए हैं अपने अधिकारियों के साथ में या सामाजिक संगठनों के साथ में या मनरेगा मजदूरों के साथ में। तो इससे लगता है कि उसकी प्राथमिकता क्या है और ये एक बड़ा मैसेज जाता है। और झारखंड में सभी विभाग के लोग, ICDS है जो हम बात कर रहे थे अभी, कुपोषण की स्थिति क्या है, तो आप पत्रकार हैं, आप देखे होंगे कि मंत्री कितने बार कितने आंगनवाड़ी में विजिट की होगी, कितने लोग हैं जो स्कूल में विजिट करेंगे। तो मनरेगा की वो स्थिति है कि जो सोशल ऑडिट यूनिट है उसको बंद करने का लगातार कोशिश हो रहा है या बदलने की कोशिश होती है, उसको डेमोरलाइज करने का कोशिश होना, जो मंत्री है जो सचिव है उसकी रुचि दिखती नहीं है, विजिबल नहीं है उसकी रुचि मनरेगा के बेटर इम्प्लीमेंटेशन के लिए। तो जो जिला में ग्रीवांस रिड्रेसल के लिए जो लोकपाल नियुक्ति होना था वो अभी लटका हुआ और कोर्ट में केस के रूप में है। तो हम कह सकते हैं कि उसका मैकेनिज़्म भी जो उसको बेटर इम्प्लीमेंटेशन के लिए होना चाहिए फंक्शनल, वो भी एक तरह से निष्क्रिय जैसा दिखता है। तो उसका भी एक प्रभाव तो पड़ेगा ही मनरेगा के इम्प्लीमेंटेशन में। एक बड़ी चीज़ देखी जाती है स्टेट में कि कुछ अधिकारियों पर ज़रूरत से ज़्यादा काम का बोझ है, कुछ अधिकारियों को बिल्कुल फारिग कर दिया गया है, ऐसा लगता है सिस्टम हमारा? ये भी दिख रहा है कि पता नहीं क्यों कि कुछ ही अधिकारियों पे पूरा राज्य का जिम्मेवारी दे देना। तो क्या ऐसा है कि वही कुछ अधिकारी हैं जो सबसे कैपेबल है, सबसे क्षमतावान हैं या सबसे कमिटेड हैं, और बहुत सारे अच्छे अधिकारी हैं जो अपनी क्षमता को साबित किए हुए हैं पहले अच्छे काम करके, उन वो कहीं दिख नहीं रहे हैं। उनको ऐसे विभाग में दिया गया है जिसमें उनके पास में ज़्यादा कुछ काम नहीं है। तो ये भी एक कारण है। वो सामाजिक असमानता जो है यहाँ नौकरियों में भी असमानता नजर आता है। अच्छा काम करने वाले भी अधिकारी के ऊपर में अगर ओवर बर्डन होगा तो वो किसी भी विभाग के काम के साथ में जस्टिफाई नहीं कर सकते हैं अपने काम को। और जो अधिकारी जो कोई एक विभाग में और कोई ऐसे विभाग में जो उसके क्षमता के बहुत कम इस्तेमाल होने वाला विभाग है, तो उसके साथ भी ये हो रहा है कि उसका हम जितना ज़्यादा उपयोग कर सकते थे, जितना ज़्यादा फ़ायदा ले सकते थे, वो हम नहीं ले पा रहे हैं। क्या ऐसा भी है कई बार राजनीतिक दल के लोग या कई और भी लोग इस बात की शिकायत भी करते हैं कि अधिकारी के कार्यशैली पर जो सवाल खड़े होते रहे हैं, आपका क्या अनुभव है? एक मुझे लगता है जो थोड़ा कटु लगेगा लोगों को, वो ये कि झारखंड में अधिकांश अधिकारी वो झारखंड के फीलिंग्स, झारखंड के भावना को एम्पैथेटिकली नहीं देख पाते हैं। या तो वो ड्यूटी के रूप में ड्यूटी कर रहे हैं कि हम कहीं से आए हैं और यहाँ पे हम किसी तरह से अपना ड्यूटी पूरा कर रहे हैं अपने रिटायरमेंट और ज़्यादा से ज़्यादा कुछ अच्छे अधिकारी हैं तो वो सिंपैथेटिकल देखते हैं, वो दया भाव से देखते हैं। वो लगता है कि जबकि सरकार और हमारा जो लोकतंत्र, हमारा संविधान इसको ड्यूटी के रूप में, पब्लिक सर्वेंट है, आप दया नहीं कर रहे हैं, आपका ये जिम्मेवारी है और उसी के लिए हम आपको अपने टैक्स का पैसा पे कर रहे हैं। तो वो ज़रूरी है कि एम्पैथेटिकल होना, कि हमको अपने ऊपर लेके उसको समझना है कि हमारी क्या ज़रूरत है और कैसे हम कर सकते हैं। कैसे बहुत सारे चीज़ को ज़्यादातर अधिकारी बोलते हैं कि हम इसको ऑनलाइन कर दिए तो सारा सिस्टम ऑनलाइन काम करेगा। हम जान रहे हैं कि झारखंड में कितने लोग हैं जो ऑनलाइन एक्सेस कर सकते हैं, कितने लोग कंप्यूटर एक्सेस कर सकते हैं, कितने लोग कंप्यूटर लिटरेसी हुआ है, कितने पढ़े लिखे लोग हैं, कितना नेटवर्क है, कितना एफर्ट कर सकते हैं उसका कॉस्ट को, ये नहीं देखते हैं। और लोगों को लगता है, तो हमको लगता है कि बाकी राज्य में और झारखंड में एक बुनियादी अंतर ये है कि झारखंड राज्य में, जो मैंने पहले भी कहा, कि अगर यहाँ आदिवासी अधिकारी नहीं होंगे और आदिवासी अधिकारी की झारखंडी मानसिकता से काम नहीं करेंगे, अगर कोई झारखंडी मानसिकता से काम करने भी लगे तो उस पर आरोप लगने लगता है, साइड लाइन करने लगता है। तो एक बड़ा सवाल ये है
पुलिस जिस दिन झारखंडी होंगे, स्कूल टीचर जिस दिन झारखंडी होंगे, वो उसको अपनापन के साथ में और अपने सवाल के रूप में देखेंगे। और जब तक ये मंत्री, ऑफिसर और कर्मचारी इसको अपने सवाल के रूप में नहीं देखेंगे, तब तक इसका निदान के प्रति चिंतित नहीं रहेंगे। ओवरऑल जितनी भी सरकारी योजनाएं चल रही है, कुछ प्रमुख योजनाएं को अगर हम शॉर्ट लिस्ट कर ले, छांट ले, उनकी हालत क्या देखते हैं? चाहे वो शिक्षा से संबंधित हो, स्वास्थ्य से संबंधित हो या जन कल्याणकारी योजनाएं से संबंधित हो, क्या किसी योजना की में तारीफ के काबिल काम हुआ है? ये वेरी करता है समय समय पे और अधिकारी और ओकेजनली। लेकिन जैसे आप शिक्षा की बात करते हैं, लॉकडाउन के बाद में सब कुछ खुल गया। सिनेमा हॉल, बार, थिएटर, बाज़ार, मेला, पूजा, मंदिर, मस्जिद सब खुल गए, रैली, जुलूस, स्कूल, आंगनवाड़ी नहीं खुला और अभी तक वो पूरे तरह से नहीं चल रहा है। तो शिक्षा की प्राथमिकता आप देख लीजिए। अगर हम कोरोना के साथ में जीना है और कोरोना के साथ में हमारा आर्थिक गतिविधि चलना है, सांस्कृतिक गतिविधि चलना है, धार्मिक गतिविधि चलना है, तो शैक्षणिक गतिविधि को भी हमको उसके अनुकूल बनाना पड़ेगा। हमको हो सकता है सोशल डिस्टेंसिंग के विषय, हो सकता है स्कूल को एक शिफ्ट से 2 शिफ्ट करना पड़े, कम बच्चों को एक क्लास में बैठाना पड़े, उसका तरीका खोजना पड़ेगा। उसका ये तरीका नहीं है कि हम स्कूल बंद कर दें और हम एक लाइन बोल दें कि ऑनलाइन होगा। और हमारे अधिकांश बच्चे ग्रामीण क्षेत्र के ऑनलाइन एक्सेस नहीं कर पाते हैं और उसको कोई सपोर्ट करने वाला, अगर ऑनलाइन एक्सेस भी करें तो उसको कोई सपोर्ट करने वाला उसके परिवार में, उसके गांव में नहीं होगा। तो या हम फिर ये देखते हैं कि बच्चे इंटरनेट नहीं है, वो तो एक बात है, लेकिन अगर वो हो भी तो एक सपोर्टिव पर्सन जो होना चाहिए वो नहीं होने के कारण हमारा झारखंड में जो थोड़ा पढ़े भी थे बच्चे वो भी भूल गए। पेड़ चढ़ना सीख रहे हैं, पेड़ चढ़ना सीख रहे हैं, गाली देना सीख रहे हैं, और जिसके पास में ऑनलाइन एक्सेस है वो गलत साइट देखना या सरकार अब कह रही कि पेड़ चढ़ने वाले को हम नौकरी देंगे, तो पेड़ चढ़ना वो सीख रहे हैं। र्यूमर जो है, अफवाह है, उसके शिकार हो रहे हैं बच्चे। तो ये आंगनवाड़ी हम बोल रहे हैं, कुपोषण की बात कर रहे हैं, और पिछले सरकार भी आई तो पहला मीटिंग जो की वो कुपोषण ख़त्म करने की बात की। ये हेमंत सोरेन भी आए तो कुपोषण पे बात किए, लेकिन कोई पहल दिखा नहीं कि हम इसको क्या करें। और आंगनवाड़ी में बोले कि हम 6 अंडा का प्रोविज़न करेंगे, अभी तक वो शुरू नहीं हुआ। आंगनवाड़ी बंद है। 2 साल से THR अनियमित चल रहा था, और हमारा अगर इस सब होने के बाद भी अगर कुपोषण में सुधार होता है और लोग आंकड़ा पेश करते हैं कि सुधार हुआ है, तो ये मेरिकल है। और ऐसे ही आंकड़ों से लगता है कि भगवान कहीं है, जो हम कुछ भी नहीं कर रहे हैं और भगवान के भरोसे ये ठीक हो रहा है। सारा कुछ हो रहा है। एक छोटा सा ब्रेक और ले लेते हैं। ब्रेक के बाद कुछ बुनियादी बातों पर, कुछ नीतिगत बातों पर हम जरूर चर्चा करेंगे। तो मंडला से नबुन जीरो लेंगे। ब्रेक तंग तांदरा पे पे पेंजल कना द सोरेन सो और द सोरेन सोरे तीन मिना बलराम जी या सामाजिक आंदोलन रिया समाज रे तहन रिया बिटे लंबा अनुभव मिना झारखंड रिया बिटे मड़ांग अनुभव मिना झारखंड चेदा तायमना नोआ होबुन उन्नीठे गुण अंजमा बुझेवा 21 साल झारखंड क्यों पिछड़ गया बाकी राज्यों से? 21 साल में झारखंड आंदोलन का जो विज़न था, वो विज़न झारखंड के 21 साल में किसी भी सरकार के विज़न से मैच किया क्या? या फिर ये भी हो सकता है कि वो इम्प्लीमेंट ही नहीं करना चाहते थे। भले तो वो विज़न को किसी को याद रहा, ये भी एक बुनियादी सवाल है। हम झारखंड आंदोलन जिसमें इतने सारे लोग शहादत दिए, इतने सारे लोग जेल गए, इतने सारे लोग मार खाए, अपने सब कुछ दांव पे लगाए, वो सपना कहाँ गया? और जब सरकार बनी तो बीजेपी की सरकार थी केंद्र में, और बीजेपी के पहल से बनी। तो एक तरफ तो कारपोरेट अपने विज़न को लेके पहले ही सरकार बनते ही 1 महीना के अंदर वो अपना विज़न डॉक्यूमेंट प्रस्तुत किया और सरकार को इन्फ्लुएंस करना शुरू की। चूँकि उस समय बीजेपी की सरकार थी तो वो बात समझ में आती है कि वो स्वाभाविक था। लेकिन उसके बाद तो झारखंड आंदोलनकारी भी जिंदा हैं। झारखंड आंदोलनकारी में से काफ़ी लोग सरकार में आए
और अभी तो उसी की सरकार है, तो अब तो कम से कम उस विज़न पे बात हो कि हम झारखंड में अपनी अस्मिता, अपनी पहचान, अपनी वो एक प्राथमिकता रखना, हम कैसे झारखंड को देखना चाहते हैं। क्या कॉर्पोरेट ने हाईजैक कर लिया झारखंड को? ये तो दिख रहा है कि अब लगता है कि वो आंदोलन के कारण झारखंड बना या कॉर्पोरेट को एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सेस चाहिए था उसके लिए बना। तो ये आंदोलन का कार्यों को जो फ़ायदा होना चाहिए, आंदोलन का विज़न को जो फ़ायदा होना चाहिए झारखंड को एक दिशा देने में, वो नहीं दिख के लगता है कि ये कॉर्पोरेट और उद्योगपतियों और माइनिंग, तो अगर उसी दिशा में जाना था तो झारखंड तो उसके लिए नहीं हम लड़े थे, उसके लिए हमने कुर्बानी नहीं दी थी। और 21 साल अगर कोई गलत दिशा में कोई राज्य बढ़ जाए, कोई समाज बढ़ जाए, तो उतना ही और वापस आना पड़ेगा यथा स्थिति में जाने के लिए, तब वहाँ से फिर नया जर्नी की शुरुआत होगी। तो 21 साल झारखंड के बने हो गए, 25 साल पेशा के हो गए, 5वीं अनुसूची पेशा, इनकी बात, इसके आंदोलन अब भी किए जाते हैं। ये भी है कि पेशा का 25 साल आज से 10-15 दिन में वो भी हम सेलिब्रेट करेंगे। लेकिन और ये पेशा कानून बनने में झारखंड की महत्वपूर्ण योगदान, झारखंड के लोगों का, झारखंड के नेताओं का, झारखंड के बुद्धिजीवियों का इसमें योगदान, मेहनत किए हम सब लोग। बी डी शर्मा अगर सबसे ज़्यादा समय कहीं दिए होंगे तो वो यहाँ दिए होंगे। बंदी उरांव यहाँ से थे जो भुरिया कमेटी में, बीपी केसरी थे, रामदयाल मुंडा थे, और हम जैसे कार्यकर्ताओं ने धरना दिया, अनशन किया और पेशा कानून पास हुआ। तो सबसे ज़्यादा तो पेशा का प्रभाव और उसका असर झारखंड जैसे राज्यों में दिखना चाहिए था, जहां आधे से ज़्यादा आधा इलाका जो है वो शेड्यूल एरिया में है। लेकिन अभी तक पेशा के लिए जो रूल होना चाहिए, जो झारखंड पंचायती राज एक्ट बना, उसमें एक छोटा सा चैप्टर डाल दिया जो शेड्यूल एरिया के लिए क्या प्रोविज़न करना चाहिए, जो मूल पेशा कानून के अनुकूल भी नहीं है, प्रतिकूल है कुछ हिस्से। तो जैसे ग्राम सभा को जो शक्ति में कोई निर्णय लेने का अधिकार, ग्राम सभा का फाइनल निर्णय, और ये झारखंड में जो कानून बनी उसमें उसका ओपिनियन लेने की बात कहती है, वो निर्णय की बात नहीं कहती, उससे राय। दूसरा ये कि जो ये लघु वन उपज या गौण खनिज संपदा के बारे में ग्राम सभा को पूरे अधिकार पेशा के तहत है। आज तक कोई एक बालू घाट है जिसको सरकार ऑफिशियली कहे कि ये ग्राम सभा के अधिकार क्षेत्र में है क्या? कहीं पे एक मिट्टी काटा जाता है, कहीं पे एक पत्थर क्वारी हो रहा है, क्रेशर मशीन लग रहा है, ये ग्राम सभा के अधीन है क्या? तो पेशा के मूल भावनाओं के अनुसार तो एक्ट नहीं बना, और अफसोस की बात है कि 25 साल में उसका जो रूल फ्रेम होना चाहिए था, जो नियम बनना चाहिए था, वो आज तक झारखंड सरकार ने नहीं बनाया है। तो अब पेशा की स्थिति क्या होगी समझ सकते हैं। पेशा का स्ट्रगल झारखंड के जो बड़े आंदोलन रहे हैं, उस आंदोलन में से एक प्रमुख आंदोलन रहा है जो आज भी चल रहा है जी। और आज भी इम्प्लीमेंटेशन के आंदोलन चल रहे हैं, उसमें उसकी बनावट पर। हाँ, लेकिन ये मूल जो बात है वो ये कि पेशा के आंदोलन हम क्यों कर रहे हैं, या इससे पहले जो बिरसा मुंडा, सिद्धू कानू, चांद भैरव या तिलका मांझी, ये सब के आंदोलन में या राष्ट्रीय आंदोलन में गांधी जी क्यों एक नंबर पे गांधी हुए? क्योंकि उन्होंने आजीविका की बात को शामिल किया, उन्होंने रोज़गार की बात को शामिल किया, उन्होंने संसाधन की बात को शामिल किया, संसाधन की लूट को रोकने की बात को शामिल किया, और संसाधनों में समुदाय का अधिकार हो ये बात को शामिल किया। और ये पेशा की लड़ाई, मूल लड़ाई यही है कि हमारी पहचान, हमारी अस्मिता, हमारी परंपरा, हमारी संस्कृति और हमारे संसाधन। पेशा इसलिए नहीं कि केंद्र ने एक कानून बना दिया और हम उसके पीछे भागने लगे, बल्कि हम अपना अस्तित्व, हम अपना ज़िंदगी उसमें हम देख रहे हैं, और इसके बिना ना हम रहेंगे और ना प्रकृति रहेगा, ना और दुनिया रहेगी। जो इसके खिलाफ खड़े हैं
उसको भी समझना पड़ेगा कि यही रहेगा तभी वो भी बचेगा, नहीं तो कोई नहीं बचेगा। तो ये मानवता को बचाने की लड़ाई है, ये धरती को, प्रकृति को बचाने की लड़ाई है। आप क्लाइमेट चेंज की बात करते हैं, ऊपर ऊपर आप सेमिनार करते हैं, लेकिन ग्राम सभा को जो क्लाइमेट चेंज का असल पहरेदार है उसको अगर वो अधिकार नहीं देते हैं तो आप क्लाइमेट चेंज का जो भाषण है वो विदेश में जाके करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। मेरी समझ है कि जिन बुनियादी चीज़ों पर काम होना चाहिए था, ख़ासकर पॉलिसी पर, नीति पर जो काम होना चाहिए था, उन नीतिगत चीज़ों को दरकिनार कर दिया गया पिछले 21 सालों में। हम सिर्फ अपने गांव तक बिजली पहुंचे, सड़क पहुंचे, इन पर फोकस रह गया, पानी पहुंचे, इन पर फोकस रह गया। लेकिन जो पॉलिसी बननी चाहिए थी झारखंडियों के लिए, झारखंडी के आदिवासी मूलवासियों के लिए, उन पॉलिसीज़ पर काम नहीं हुए। आपका क्या राय है? सही बात है। नीति, जिनको नीति बनाना का काम दिया जाता है वो नाली बनाने में लग जाते हैं। आज होड़ लगता है कि विधायक फंड का और इंक्रीज़ करें, और विधायक फंड तो आप रांची शहर को ही लेंगे तो हर गली में विधायक का नाम का पट्टा मिलेगा और एक नाली और एक कुछ पानी का और कुछ इस तरह का मिलेगा, एक प्लास्टिक का। लेकिन अगर इतने साल अगर एक विधायक 5 बार या 4 बार विधानसभा में रिप्रेजेंट किया है तो नीतिगत फैसले में, नीतिगत बहस में उसकी कितनी हिस्सेदारी है, इसको अगर आप देखेंगे तो समझ में आएगा कि नीति पे हमारा कितना काम होता है। नीति, कई महत्वपूर्ण नीति की जो ज़रूरत है, जो झारखंड को एक विज़न, एक दिशा दे सकती है। तो हम ज़्यादातर नीति, ऐसे नीति को लेते हैं जो उन विकास के भाषणों को हम हासिल भी कर सकते हैं, लेकिन उन नीति के ज़रिए। हाँ, हम बिल्डिंग तो बना सकते हैं, लेकिन हम उसके जो बैठेंगे कौन, उपयोगिता उसकी क्या है, उस पर अगर हम बात नहीं करते हैं। नीति वही है कि हम इसको किस दिशा में ले जाना चाहते हैं, कैसे चलाना है राज्य को, हमारा राज्य का अपना इकोनॉमी पॉलिसी क्या होगा, इंडस्ट्री का, उद्योग नीति क्या होगी, ये नीतिगत फैसला है। हम उद्योग लगाने के लिए अरविंद मिल, ओरिएंट मिल को लाते हैं, बड़ा आयोजन करते हैं, करोड़ों रुपया खर्च करते हैं, उसको बड़ी ज़मीन को संसाधन भी दे देते हैं। आंगनवाड़ी के लिए 3 डिसमिल ज़मीन नहीं मिलता और पैसा खर्च नहीं हो पाता आंगनवाड़ी बनने का, लेकिन आप सैकड़ों हज़ारों एकड़ एक कारपोरेट को देते हैं, पैसा देते हैं, सब्सिडी देते हैं, और जब लॉकडाउन होता है तो उसके 10-15 कर्मचारी अगर फंस गए हैं तो उसको खिलाने का, 1 महीना खिलाने का उस कंपनी का कमिटमेंट नहीं होता है, और उसको दूसरे लोग जाके राहत बांटते हैं, उसका मानदेय नहीं मिलता है। झारखंड में अगर नीति पे काम करना था तो हमारा गांव के स्तर पे उद्योग खड़ा करना, यहाँ के अनुकूल, यहाँ की क्षमता, यहाँ की जो संसाधन है उसके हिसाब से, और 70% हमारा ज़रूरत वो पूरा हो सकता है कॉटेज इंडस्ट्री से, ग्रामीण उद्योग से, घरेलू उद्योग से, जिसको हम बड़े कारपोरेट के सामान से बिकते हैं। तो एक झारखंड, एक अलग झारखंड पहचान बन सकता था अगर नीति पे यहाँ काम हुआ होता। तो एक बड़ी विषमता, एक आखिरी प्रश्न मैं आपसे करना चाहूँगा कि एक बड़ी विषमता झारखंड में देखने को मिलती है। आप राजधानी रांची या दक्षिणी छोटा नागपुर देख लीजिए, उत्तरी छोटा नागपुर देख लीजिए, संथाल परगना देख लीजिए, कोल्हान देख लीजिए, समानांतर विकास नहीं हो रहा है। तो इसमें सवाल क्या है? आपको भी ये लगता है? ये तो हम लोग शुरू से ही बात कर रहे हैं, आज की बात की शुरुआत या सिर्फ मेरे मन का भ्रम है कि ये विकास का जो धोखा, इसीलिए झारखंड में ज़्यादातर लोग, आप सुने होंगे कि झारखंडी लोग, यहाँ के आदिवासी लोग या हम आप जैसे लोगों को बोलते हैं कि ये लोग विकास विरोधी हैं, क्योंकि हम जो बड़े बांध बन रहे हैं या ज़मीन को उजाड़ के, जंगल को उजाड़ के, गाँव को उजाड़ के जो आप माइनिंग कर रहे हैं और उसको उसी हाल पे छोड़ रहे हैं, हम इसको विकास नहीं मानते हैं। हम इसको विकास नहीं मानते हैं कि अब अबरक का माइनिंग करके ब्यूटी प्रोडक्ट के लिए विदेश सामान जाए, और जो डिबरा चुनने वाले हैं वो भिखारी की ज़िंदगी से भी बदतर ज़िंदगी जिए। ये विकास का कोई मॉडल नहीं है। तो हम ऐसे चीज़ों को, गलत दिशा में जो विकास के नाम पे जो गलत दिशा पे ले जाया जा रहा है, उसको विरोध करते हैं, तो ये विकास विरोधी का तगमा लगता है। तो समानांतर विकास का मतलब है कि विकास का असल मतलब, अगर आप विकास चाहते हैं तो जो सबसे नीचे है, सबसे पिछड़ा इलाका है, सबसे पिछड़े
समुदाय है जो आपके कारण पीछे हुआ है, वहाँ से शुरू करना होगा। और उसको जब तक आप ऊपर नहीं उठाने का कोशिश करेंगे तब अब तक आपका कोई विकास का मॉडल जो आप कहेंगे वो धोखा ही होगा। और वो जनता के लिए, गरीबों के लिए, आम आदिवासी समाज के लिए, सबके लिए धोखा होगा और संविधान के लिए धोखा होगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। वैसे भी जो खूबसूरत जहाँ से खूबसूरती बिखरती है, जहाँ से दुनिया रोशन होता है, जहाँ से अरबों रुपये कॉरपोरेट्स को भी मिलते हैं, सरकार को भी मिलते हैं, उन्हीं इलाकों में सबसे ज़्यादा अंधेरा है, वहीं की सूरत सबसे बुरी है। मैं माइनिंग इलाके की बात कर रहा हूँ, जहाँ से कोयला निकलता है, लोहा निकलता है, सोना निकलता है, अबरख निकलता है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया ट्राइब टीवी से बातचीत करने के लिए। कुछ हकीकत सामने रखने की आपने कोशिश की और हमने भी आपसे यह समझने की कोशिश की और लोगों ने भी, देखने वालों ने भी कुछ ज़रूर सीखा होगा, जाना होगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया ट्राइब टीवी से बात करने के लिए। तो बेबुन आजम किता बलराम जी छो कोई दो लेके विकास उकाकू ले कान हर मंच रहे, हर सभा रहे, हर रैली रहे, उका विकास बुन आजम कान उना विकास दो उना रिया विकास रिया रे उका जिनिस दपाल बिना समानता, संप्रभुता, संपन्नता, शिक्षा उना कुरिया गालमराव दो बांग हुई कना बिटे विकास आजम काते की अबुद बुन ताहेन कना और बुन पासे बुन हिजु कान दिन रे नुआ विकास होबुन बेस्ते बुन बुझाव दाड़िया नुआ बुझाव चुकुरिया कुरुमुटु नुकु चेकोन ताहेना। तो तेहिन नुआ विशेष शो रे द सोरेन शो रे नुनगी आपे कोई नेता इजाजत जोहार।